नमस्कार, वेलकम टू P2H। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है ओशियनिक करंट। ओशियनिक करंट के बारे में जो महासागरीय धाराएं हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक वी विल डिस्कस ऑन सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर विच हैव बीन आस्क्ड इन एनी PCS एग्जामिनेशन। तो इसे देखिए, महासागरीय धाराएं आज हम पढ़ने जा रहे हैं। महासागरीय धाराएं में सबसे पहले जो आपको चीज़ें समझनी है वो ये चीज़ अटलांटिक महासागर की धाराएं हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, महासागर धाराएं पे आने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे। ये हमारी अर्थ है जो कि सर्कल के शेप में तो है नहीं, ऊपर से चपटी है। अब देखिए क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। ये हमारा है इक्वेटर। देखिए, महासागर धाराएं जो अटलांटिक धाराएं समझने से पहले जो हमें आपको कुछ समझानी है वो है इक्वेटर। आप इतना जानते हैं, ये हमारा 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री के साउथ। फिर ये 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ। देखिए, आप जानते हैं यहाँ क्या है, पोल। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है 90 डिग्री। तो अब देखिए हो क्या रहा है। ओशियनिक करंट पर समझने से पहले आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। जो पवन की दिशा क्या है, 30 डिग्री में इक्वेटोरियल। यहाँ पे आपको व्यापारिक पवन है। ये जो पवन कौन सी है, व्यापारिक। 30 से 60 डिग्री के बीच इस डायरेक्शन में पवनें चलती है। वो कौन सी पवन है, पछुआ पवन है। पछुआ पवन है। और ये आपका कौन सा हुआ, व्यापारिक, जिसे क्या बोलते हैं, ये आपको जो है सो व्यापारिक पवनें हुआ, ईस्ट की तरफ से आ रही है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री के इस तरफ कौन सी पवनें चलेगी, ये पवन है आपकी ध्रुवीय पूर्वा, ध्रुव की तरफ से चलती है। तो जब हम देखेंगे कि 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो पवन की दिशा होगी, डायरेक्शन होगी, वो किस डायरेक्शन में होगी, व्यापारिक पवनें हैं और डायरेक्शन हमारी इस तरह। तो अगर आप महासागर पूरे महाद्वीप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो 0 से 30 डिग्री के बीच में नॉर्थ और साउथ, इसमें हमारी व्यापारिक पवनें चलेगी। 30 से 60 डिग्री के बीच पछुआ पवनें और 60 से 90 ये ध्रुवीय पूर्वा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। व्यापारिक पवनें, इस पवन को क्या भी बोलते हैं, ईस्टर्ली ट्रेड विंड। पछुआ पवनें कौन सी है, वेस्ट विंड। ईस्टर्ली पोलर ईस्टर्लीज। तो आपको पहले महासागरीय धाराएं पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो याद रखनी थी वो आपको पवन की दिशा। तो ये क्या है आपका डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा। देखिए यहाँ पे हमारा काम करता है कोरियोलिस बल, जो कि विषुवत से ध्रुव की तरफ कोरियोलिस की मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। यह है, जब हम कोरियोलिस बल पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस तरीके से मान बढ़ता है। फिलहाल हमारा जो अभी कंसंट्रेट करना है वो है ओशियनिक करंट पे। देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आपने समझा, पहला कॉन्सेप्ट आपका ये है कि पवन की दिशा क्या है, ये आप समझ गए। अब देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट, महासागरीय धाराओं को पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि पवन की दिशा क्या है। तो 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इस बीच में व्यापारिक पवनें हैं। 30 से 60 डिग्री पछुआ पवनें और वहाँ 60 से 90 डिग्री के बीच आपको ध्रुवीय पूर्वा। अब आते हैं वर्ल्ड मैप पे। देखिए अभी तक हमने जो आपको बताया वो क्या आपको बताया कि, एक सेकेंड, हाँ, कि ये रहा हमारा वर्ल्ड का मैप। ये वर्ल्ड मैप है। अब देखिए
अभी तक हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वो क्या बताया कि 0 से 30 डिग्री के बीच में कौन सी है व्यापारिक, 30 से 60 डिग्री के बीच पछुआ पवन है, और फिर 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच ध्रुवीय पूर्वा। यहाँ तक आपने सीखा। देखिए अभी तक जो मैंने आपको बताया यही चीज़ें बताई थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी तक जो चीज़ें पढ़ी उसी को हम रिकैप करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। तो इस बीच जो भी पवनें चलनी है ना वो हमारी कौन सी होगी, अभी हमने सीखा व्यापारिक पवनें। यही तो है व्यापारिक पवनें। अभी हमने पढ़ा कि 0 से 30 डिग्री के बीच कौन सी पवनें चलेगी, तो ये होगी आपकी ईस्टर्ली ट्रेड होगी, ट्रेड विंड, जिससे व्यापारिक पवनें। फिर हमने क्या बताया 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच, ये यहाँ से आके 60 डिग्री, इस बीच आपको कौन सी पवनें चलेगी, पछुआ पवनें। तो ये वाली आपने चीज़ें देखी, ये पवनें कौन सी है, पछुआ पवनें। इन्हीं सबको जोड़ के आपको लास्ट में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से फिर आपका अटलांटिक महासागर की धाराएं आसान लगने लगी। अगर आपको पवन की दिशा पता चल गई, अगर जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 0 से 30 में व्यापारिक पवनें चलती है और उसकी दिशा कैसी होती है, इस डायरेक्शन में होती है। 30 से 60 डिग्री के बीच कौन सी पवनें चलती है, पछुआ पवनें, उसकी दिशा किस डायरेक्शन में होती है, इस तरह, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और यहाँ से कौन सी आ रही है, ध्रुवीय पूर्वा। तो ये चीज़ें हमने अभी तक देखा। अब देखिए, अब आते हैं हम अटलांटिक महासागर की धाराएं पे। दो चीज़ें अभी तक हमने समझा कि पहली चीज़ है कि व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पूर्वा पवनें, जो कि ईस्टर्ली ट्रेड हो गया और वेस्ट विंड हो गया और पोलर। अब आते हैं, देखिए अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक की धाराएं पढ़नी है। हमने दो चीज़ें सीखी, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो महासागरीय धाराएं होती हैं, ओशियनिक करंट, महासागरीय धाराएं, ये है क्या, जैसे आप नदी में पानी देख रहे हैं, ये मान लीजिए नदी है, इसी तरह समुद्र की जो पानी है, और जब ये एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा हो, समुद्र का जल हो, निश्चित दिशा हो गया, समुद्री जल हो गया, और लंबी दूरी तक समुद्री जल हुआ, एक निश्चित दिशा, लंबी दूरी तक, क्षैतिज दिशा में संचरण अगर कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, समुद्री जल धाराएं। समुद्री धाराएं आप समझ सके। अब देखिए, अगर ये समुद्री धारा उत्पन्न हुआ कैसे, इसका ओरिजिन क्या है, उत्पत्ति की हम बात कर रहे हैं, तो इस पर मेंस का भी क्वेश्चन आता है, जो समुद्री धाराओं, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति जन्य कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक तो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण, इसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन। अब समझने की चीज़ है कि ग्रेविटेशन किस तरीके से समुद्री धाराओं को उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, ग्रेविटेशन क्या होता है कि ये इक्वेटर है, विषुवत से, और ये ध्रुव पोल है, ये इक्वेटर 0 डिग्री। तो विषुवत से जब ध्रुव की तरफ आप चलेंगे तो ग्रेविटेशन का मान क्या है, बढ़ता है। तो विषुवत पे क्या है, गर्म जल है, और पोल की तरफ क्या है, ठंडा जल। तो जब गर्म जल है और ठंडा जल, जब ठंडा जल है ये कोल्ड, तो कोल्ड करंट होने की वजह से ये क्या होगा, भारी होगा, और ये नीचे की तरफ जाएगा। तो देखिए क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे अधिक है, पोल पे।
तो विषुवत से सामान्य रूप से जल जाएगी किसकी तरफ, पोल की तरफ, जो कि कौन सी होगी, गर्म धाराएं। जब ये गर्म धाराएं यहाँ से जाएगी तो इस तरफ के पानी को क्षतिपूर्ति के लिए यहाँ से एक ठंडी धाराएं भी चलेगी। तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से भी हो रहा है, तो पहला कारण ये। दूसरा देखिए कोरियालिस बल। कोरियालिस किस तरीके से उत्पन्न करता है, तो कोरियालिस नियम, और इसी को फेरल का नियम भी बोलते हैं। फेरल के नियम के अनुसार क्या कर रहा है कि महाद्वीप पर समान रूप से क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध में वायु क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर क्लॉकवाइज दिशा में मूव करेगी और साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको बोलते हैं दाहिनावर्त और ये वामवर्त हुआ। तो कोरियालिस बल के अनुसार कहता है कि महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। दो कारण हुआ। पवन की दिशा मैंने आपको पहले ही बता दी कि पवन के बारे में क्या बताया था आपको कि 0 से 30 डिग्री के बीच में पछुआ पवन है, 0 से 30 के बीच में कौन सी पवन चल रही है, 0 से 30 के बीच में आपको व्यापारिक पवन है, 30 से बीच पछुआ, इधर से फिर ध्रुव पूर्वा। तो इस वजह से भी इसकी उत्पत्ति होगी। फिर यहाँ पे तापमान का भी है, घनत्व भी होता है, घनत्व के कारण भी वायुदाब, ये सब चीज़ें कारण होती है। इसके बाद समुद्र का तट, समुद्र के तट की वजह से भी जो है सो महासागरीय धाराएं एक दिशा से दूसरी दिशा में संचरण करती है। तो अभी तक हमने ये सीखा कि महासागरीय धाराएं क्या है। महासागरीय धाराएं की उत्पत्ति सबसे पहले हमने देखा पवन की दिशा क्या होनी चाहिए, वो आपको याद हो गया होगा कि 0 से 30 डिग्री के बीच में पछुआ पवनें चलती है, 0 से 30 के बीच में व्यापारिक पवनें, 30 से 60 के बीच में पछुआ पवनें और 60 से 90 के बीच में ध्रुवीय पूर्वा पवन। तो देखिए अब आते हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले आपको जो चीज़ें मैंने बताई अभी तक कॉन्सेप्ट के रूप में, पवन की दिशा बताया, जो पवन, फिर मैंने बताया कि जो पूरे महाद्वीप है उस महाद्वीप में किस किस दिशा में जो है कैसे व्यापारिक पवन, पछुआ पवन चल रही है। अब आते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, वो है अटलांटिक महासागर की धाराएं। अभी तक हमने देखा जो है सो डायरेक्शन देखा विंड की, अब देखते हैं। और फिर हमने देखा 0 से 30 डिग्री के बीच इक्वेटोरियल जो ईस्ट आपको व्यापारिक पवनें चल रही थी, और फिर ईस्टर्ली ट्रेड, और फिर वेस्ट 30 से जो है सो 60 के बीच में कौन से थे, पछुआ पवन, 60 से 90 के बीच में आपको जैसे ध्रुवीय पूर्वा। अब आते हैं, देखिए जो महासागरीय धाराएं हैं, ओशियन की जो करंट है, ओशियन करंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। कलर चेंज, देखिए ये हमारा क्या है, महासागर की धाराएं। अब महासागर धाराएं ये भी समझ लेते हैं कि धाराएं हैं क्या। एक डेफिनेशन की तरह आपको मिल जाएगी कहीं भी, देखिए डेफिनेशन आपको जहाँ से भी मिले आप याद कर लीजिएगा। यहाँ हमारा मकसद डेफिनेशन समझाना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि ओशियानिक करंट है क्या और किस तरीके से ये चल रही है। वो देखिए आपने नदी देखा होगा, नदी में जो जल है तो नदी का जल स्थिर चल रही होती है ना, उसी तरह समुद्र महासागर में भी जो जल चल रही होती है। तो आपको अगर डेफिनेशन के लिए तो एक निश्चित दिशा होगी, समुद्री जल होगा जो ओशियन करंट होगा, लंबी दूरी तक जब चलेगी क्षैतिज दिशा में, तो यही हमारे महासागरीय धाराएं हो जाएगी। अब देखिए जो चीज़ें आपको यहाँ से समझना है कि महासागरीय धाराएं का ओरिजिन होता कैसे है। ओरिजिन ऑफ करंट, ओशियानिक करंट। अगर आपको ओरिजिन ऑफ ओशियानिक करंट समझना है तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी। ये चीज़ें आपको देखनी है कि इसके लिए कोई एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और आपको जो चीज़ें अभी समझनी है वो है आपको पहले चीज़ ग्रेविटेशन, जो कि गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं।
ग्रेविटेशन में क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण। दूसरा क्या है, आपको पवन की दिशा, फिर कोरियोलिस बल समझना होता है। कोरियोलिस बल के बाद इसी फेरेल का नियम यही है। इसमें तापमान का भी महत्व, तापमान की वजह से भी जो है सो आपको जो है सो महासागरीय धारा का ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होती है। घनत्व का भी, डेंसिटी, टेम्परेचर, आपका वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सो वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायु का दाब, उसके साथ साथ जो है सो आपको तट की दिशा भी होती है। इन सारे वजह से जो महासागर की धाराएं उत्पन्न होती है। अब देखिए ग्रेविटेशन का क्या काम है। ये पृथ्वी है, इक्वेटोरियल जो कि विषुवत हमारा ये हुआ 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि विषुवत जो इक्वेटोरियल से, जो इक्वेटर से, इक्वेटोरियल नहीं सॉरी, इक्वेटर से जो है सो आपका पोल की तरफ हमारा ग्रेविटेशन जो है सो बढ़ता है। तो सामान्य रूप से क्या है, जल को चलना है विषुवत से जो है सो पोल की तरफ। अब ये पोल की तरफ चल रही है तो ये कौन सी धारा होगी, गर्म, क्योंकि विषुवत की तरफ से जा रही है। तो जब विषुवत की तरफ से पोल की तरफ गर्म धाराएं जा रही है तो वहाँ से ठंडी धाराएं भी तो मूव करेगी। तो एक तो वजह ये है ग्रेविटेशन के कारण। अब आते हैं पवन। देखिए पवन के बारे में अभी मैंने आपको थोड़े समय पहले ही बताया था कि 0 से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में कौन कौन सी पवन कैसे चलती है, वो अभी हमने देखा। जो व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है, ध्रुवीय पूर्वा पवन है, इस कारण में चलती है। कोरियोलिस नियम, कोरियोलिस का नियम ये कहता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ये आपका हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, कोरियोलिस का नियम के अनुसार कह रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है सो धाराएं जो चलेगी वो क्लॉकवाइज चलेगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या चलेगी, क्लॉकवाइज चलना है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अब यहाँ से आते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसका टेम्परेचर का भी है, घनत्व, वायु दाब, इन सारे चीज़ों का भी काम। अब यहाँ से जो है सो सैलिनिटी की भी बात होती है, सैलिनिटी जो लवणता की बात होती है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ओशियनिक करंट, जो ओशियन का जो करंट है, महासागर की धाराएं हैं, उनके ओरिजिन के लिए किस तरीके से वो चलती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि जिम्मेदार कारक बोलते हैं। अब देखिए, अब चौथा आपको जो चीज़ें समझनी है वो ये कि महाद्वीप पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो इक्वेटर और पोल, तो जो भी करंट इक्वेटर से पोल की तरफ चलेगी वो सारी कौन सी होगी, हॉट करंट, वार्म, हॉट नहीं बोलते हैं उसको, वार्म। और पोल से जितने भी चलेगी वो कौन सी होगी, वो होगी कोल्ड करंट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आपको देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या बताया वो मैं आपको रिकैप करके एक बार बता रहा हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले देखा कि कैसे, ओह यार क्या हो रखा है, हट जा भाई। देखिए, हमने अभी तक आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने समझा पवन की दिशा 0 से 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री है नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 0 डिग्री, 60 डिग्री, ये पोल है 90 डिग्री, और ये 60 डिग्री। हमने अभी पवन की दिशा समझी। अगर आपने पवन की दिशा को याद रख लिया कि 30 डिग्री में किस डायरेक्शन में मूव करती है, इस डायरेक्शन में चलती है, यहाँ से इस डायरेक्शन में इसको चलना है, और यही होती है पवन की दिशा। तो इसको हमने क्या नाम दिया था, व्यापारिक, जो कि ईस्टर्न ट्रेड। ये कौन सी है, पछुआ, और यहाँ से क्या है, ध्रुवीय पूर्वा। ये हमने सीखा। फिर हमने इसको जो है सो आपको वर्ल्ड के मैपिंग पे दिखाया कि किस तरीके से इस डायरेक्शन में कैसे चलती है। फिर हमने कहा था कि जो 30 डिग्री से 60 इस बीच में क्या चलना है, और यहाँ से लेके फिर ऐसे चलना है। यहाँ ये चीज़ें हमने देखी कि इस डायरेक्शन में चल रही है तो ये पछुआ होगी, यहाँ से चलना है तो ये पूर्वा होगी, सॉरी व्यापारिक पवनें होगी।
ये हमने सीखा। फिर हमने कहा कि इसकी ओरिजिन ऑफ करंट, ये इसके लिए मैंने बताया आपको कि ग्रेविटेशन, कोरियोलिस, देखिए गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, कोरियोलिस, फिर आपको विंड, पवन हो गया, टेम्परेचर, तापमान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर जो वायु दाब हो गया, फिर डेंसिटी, ये सारे मैंने आपको बताया कि घनत्व, फिर टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेयर, घनत्व हो गया, सैलिनिटी, लवणता, ये सारे फैक्टर अभी तक हमने इन चीज़ों पर डिस्कस किया। अब आते हैं हम, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है ओशियानिक करंट। चलिए इस पे आते हैं, और वो कौन सी हम करंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो है हमारा अटलांटिक। अब देखिए यहाँ से आते हैं अटलांटिक। ये आपको जो चीज़ें समझनी है वो यहाँ से देखिए, वर्ल्ड का मैप है, ये 0 से 30 डिग्री। अभी आपको बस मैपिंग में जो याद रखने वाली चीज़ें है वो ये कि पवन का डायरेक्शन जो कि विंड है, वो विंड किस डायरेक्शन में चल रही है, वो चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर तो आपके लिए पूरी आसान है ये चीज़ें समझना। यहाँ से आते हैं, ये हमारा अफ्रीका, देखिए हो क्या रहा है, थोड़ा सही से बनाते हैं। यहाँ से हाँ, ये हमारा प्यारा भारत पे निकलता। अब देखिए अटलांटिक महासागर में हो क्या रहा था, जो हम, ये रहा ग्रेट ब्रिटेन। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, 0 से 30 डिग्री के बीच, यहाँ पे आते हैं 30 डिग्री, थोड़ा ऊपर चला गया। अब आते हैं इसके नीचे, ये है 60 डिग्री के बीच। इस दोनों को ऊपर ले जाओ भाई, यहाँ चलना है, ये ब्रिटेन। अब देखिए कलर चेंज करते हैं। हमने क्या बताया कि 0 से 30 डिग्री के बीच में क्या चलना था, व्यापारिक पवन। ये हमारा इस डायरेक्शन में अभी हमने सीखा है, ये चलना है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो ये है व्यापारिक पवन। तो इसको अगर हम नाम ए देते हैं, तो ये यहाँ अफ्रीका का कौन सा तट है, सॉरी, ये गिनी का तट है। हाँ देखिए ये पबने व्यापारिक पबने हैं, ए व्यापारिक। अब इसको चलना है वेस्ट की तरफ। जो ये जो जल है इस पे तो ड्रैग करेगा ही, इसको पुश करेगा इस जल को, किस डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है ये जल, इसके कारण भी व्यापारिक पवन में इस डायरेक्शन में मूव की, और साउथ की तरफ से भी व्यापारिक पवन में इस डायरेक्शन में मूव की। अब क्या है कि जल का जमा होना है कहाँ पे, ब्राज़ील के तट पे। ब्राज़ील के तट पे अगर जल का जमाव हो रहा है, यहाँ पे देखिए, तो अब आपको समझना है एक ऐसा तट जहाँ पे पानी का जमा हो रहा है, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा जमाव के कारण पानी में उत्थान होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, पतन होगा। तो ये कैसे, तो जहाँ उत्थान हो रहा है यानी कि ब्राज़ील के तट पे, और फिर पतन कहाँ पे होगा, गिनी के तट पे। गिनी है कहाँ, अफ्रीका के इस तरफ। देखिए अब आते हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में तो भी तो जल को मूव करना है, जहाँ से उत्थान हुआ है पानी। तो अब देख, आपको ऐसे समझना, दोनों हाथ अगर आप सीधे करके रहते, एक हाथ आपका उठा हुआ है, तो दूसरी तरफ से जो है सो पानी नीचे की तरफ ढलान होगा ही,
उस स्लोप पे ही तो पानी को नीचे जाना है, तो पानी ऐसे मूव करती है। तो यहाँ जो पानी आपको दिख रही है, पानी इस डायरेक्शन में मूव की, तो इस डायरेक्शन में आके क्या है, इसी को बोलते हैं जब वापस पानी आ रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं बी और ये है हमारा ए। तो ए आपको क्या था, इक्वेटोरियल करंट, विषुवतीय धाराएं, इसी को बोलते हैं विषुवतीय धाराएं। और बी हमारा क्या है, ए बी में काउंटर इक्वेटोरियल करंट, प्रति विषुवतीय धाराएं। यहाँ तक हम समझ गए। अब आते हैं यहाँ, जब क्या है, कैरेबियन द्वीप है। इस कैरेबियन द्वीप से क्या हो रहा है यहाँ पे समझना है आपको। कैरेबियन द्वीप से ये धाराएं जो इक्वेटोरियल करंट है, इसकी 3 शाखाएं निकलेगी। एक तो चली जाएगी यहाँ पे, जिसको हमने नाम दिया सी। फिर कैरेबियन इस तरफ से घूम कर आ रहा है, इसको हमने नाम दे दिया डी। तो डी जिस धारा को नाम दिया गया है वो क्या है हमारा, और सी क्या है, सी को ही हमने कहा एंटिलीज, और डी को नाम दे दिया केनी। केनी की धारा, केनी की धाराएं क्या है, केनी की धाराएं दरअसल फ्रेंच गुयाना की राजधानी है केनी, तो इसलिए यहाँ पे इसको नाम दिया केनी। अब देखिए, जब ये धाराएं डी और सी दोनों को मिलना है कहाँ पे, फ्लोरिडा पे, तो फ्लोरिडा का तट ये है, तो फ्लोरिडा पे मिलना है, इसको हमने कहा नाम दिया फ्लोरिडा को। अगर इसको ई कहे तो ये क्या है, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की करंट। अब देखिए, फ्लोरिडा की करंट के तट से आगे बढ़ते हुए ये धाराएं आगे बढ़ी, एक ही धाराएं हैं और उसी की शाखाएं, ब्रांच अलग अलग बढ़ रही है। ये चीज़ आपको समझनी है। यहाँ जब पहुँचते हैं 60 डिग्री, ये हो गया, हाँ 60 डिग्री के पास, तो ये होटोरस अंतरिक्ष है। इसको अगर हम दूसरे कलर से दिखाएं आपको, तो यहाँ पे हो रही है होटोरस अंतरिक्ष। इस होटोरस अंतरिक्ष तक, होटोरस अंतरिक्ष, तो इसको क्या कहेंगे, गल्फ स्ट्रीम। अगर यहाँ पे नाम दे एफ, तो एफ क्या हो गया, गल्फ स्ट्रीम। जहाँ भी आपको दिखे स्ट्रीम, तो इसका मतलब है तेज करंट है। हाँ, अब देखिए, गल्फ स्ट्रीम हो गया। गल्फ स्ट्रीम, अब हमने क्या पढ़ा, अरे सॉरी, कहाँ गया, हाँ देखिए, होटोरस अंतरिक्ष तक हमने इस एफ नाम दिया गल्फ स्ट्रीम। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, 0 से 30 के बीच और 30 से 60 के बीच, 30 के 60 के बीच पछुआ ने इसको क्या किया, पुश किया। तो अब गल्फ स्ट्रीम की धाराएं इस डायरेक्शन में मूव करेगी। गल्फ स्ट्रीम को इधर ही तो चलना पड़ेगा, पछुआ जब इसको जो है सो पुश कर रहा है, तो जब ये इधर प्रवाह पुश कर रहा है, इसको नाम दे देते हैं जी, एफ के बाद जी। तो जी हमारा क्या हो गया, अटलांटिक प्रवाह, अटलांटिक प्रवाह हो गया। अब देखिए, अब अटलांटिक प्रवाह सीधे इस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये टकराएगी किससे, ब्रिटेन से, ग्रेट ब्रिटेन से टकराना है। अब ये ग्रेट ब्रिटेन से टकरा के ये 3 डायरेक्शन में मूव करेगी। एक सीधे चली जाएगी नॉर्वे की तरफ, एक दूसरी जो है सो मूव करेगी यहाँ से फ्रांस की तरफ, और तीसरी घूम के जाना है। तो अब इन तीनों को क्या नाम दिया गया, देखिए, जी हो गया एच, आई और जे। एच में हमारा क्या होगा, फ्रांस की तरफ गई है, ये हो गया रेनल, यही है हमारा फ्रांस, इस फ्रांस। आई की धारा कौन सी है, नॉर्वे, और जे कौन से हो गए, इर्मिंगल। अभी तक हमने देखा कि व्यापारिक पवनें चली 0 से 30 डिग्री के बीच, उसने जो हमारा समुद्र की जो है सो जल है, जो ओशियन वर्ल्ड है, उसको ड्रैग किया, पुश किया, धक्का दिया। अब वेस्ट की तरफ चलना है, इस जल को वेस्ट की तरफ पहुंचा, ब्राज़ील के तट पे जमा हो, ब्राज़ील के तट पे जमा हुआ तो उत्थान हुआ। फिर वापस की तरफ एक धाराएं मुड़ेगी, और वहाँ से वापस मुड़ेगी तो काउंटर इक्वेटोरियल हो गया, जो प्रति विषुवतीय धाराएं। दूसरी धारा वहाँ उसी धाराएं जब आगे की तरफ बढ़ी तो कैरेबियन द्वीप से टकराई, कैरेबियन से टकरा के 2 दिशा में, एक एंटीलीज, दूसरा केनी, दोनों को मिलना है कहाँ पे, फ्लोरिडा पे। फ्लोरिडा पे मिला, इस जगह पे। अब फ्लोरिडा तक
से आगे जब हॉटरस अंतरिक्ष के बीच ये क्या कहलाएगी, गल्फ स्ट्रीम। अब देखिए गल्फ स्ट्रीम हमने नाम दिया था इसको। गल्फ स्ट्रीम को जैसे पछुआ ने धक्का दिया, अब जाना है इसको कहाँ, ब्रिटेन की तरफ। तो जब ब्रिटेन के बीच तक क्या कहलाएगा, अटलांटिक प्रवाह। अब ब्रिटेन से टकरा कर 3 भाग में, एक फ्रांस की तरफ, एक नॉर्वे की तरफ, एक इरमिंगल। अब यहाँ से क्या होना है, जो फ्रांस की तरफ से गई वो नीचे की तरफ आएगी। यहाँ पे क्या है, ये है कनारी, एच के बाद आई को हमने क्या नाम दिया, कनारी की धारा। अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि ये आएगी इस तरफ, कनारी की धारा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस प्रभाव के कारण क्या हो रहा है, जो धाराएं हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इस धाराओं को क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करवाओ, सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे, ऐसे ऐसे मूव करना है इसको। तो जब ये मूव करेगी, इसी के बीच का जो ये जगह है यही बनेगा सारगैसो सी। तो अगर जे के बाद के, तो के हमारा क्या होगा, सारगैसो। ठीक, सारगैसो सी कहाँ है, अगर सारगैसो सी के नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो नॉर्थ में क्या है, अटलांटिक प्रवाह है, अटलांटिक प्रवाह। साउथ में आपको क्या देख रहा है, इक्वेटोरियल करंट है, और वेस्ट की तरफ कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम है, जो कि यहाँ पे अगर ईस्ट और वेस्ट है, वेस्ट में क्या होगा, गल्फ स्ट्रीम, और ईस्ट में क्या है, कनारी की धारा है। तो सारगैसो सी के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट आपने देख ली। अब देखिए ये हमारा ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब आते हैं ग्रीनलैंड पे। ग्रीनलैंड की तरफ से क्या हो रहा है, इसके ईस्ट की तरफ से भी धाराएं आ रही है और वेस्ट की तरफ से, जो कि ठंडी धाराएं हैं क्योंकि पोल की तरफ से आ रही है। अब देखिए इसको हमने नाम दिया, अभी तक के हो गया था एल और एम, और यहाँ से जो धाराएं आ रही है इसको एल हो गया, एम और एन। तो जो एल धाराएं हैं उसको कहेंगे पूर्वी ग्रीनलैंड, एम है हमारा पश्चिमी ग्रीनलैंड, और एन जो है वही है लेब्राडोर की धाराएं। अभी तक देखा कि जो ग्रीनलैंड की धाराएं पूर्वी पश्चिमी, लेब्राडोर की धाराएं। अब लेब्राडोर की धाराएं कौन सी है, ठंडी धाराएं, क्योंकि पोल की तरफ से आ रही है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो धाराएं विषुवत से पोल की तरफ जाती है वो गर्म धाराएं हैं। जो इक्वेटर से आपको पोल की तरफ जैसे जिस धाराओं का डायरेक्शन होगा वो कौन सी है, वो वार्म करंट है, और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है वो कौन सी है, जो कोल्ड करंट है। अब देखिए मिलना है इसको कहाँ पे, हॉटरस अंतरिक्ष, ये गल्फ स्ट्रीम दोनों मिलेगा तो यहीं पे मत्स्यन क्षेत्र बनेगा। यही ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं जहाँ पे मिलती है वहाँ पे क्या होता है, मत्स्यन क्षेत्र मिलता है, जो फिश यहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब गर्म धाराएं ठंडी धाराएं मिलेगी तो कोहरा बनना है, फॉग बनेंगे वहाँ पे। उस वजह से क्या है, सूरज की किरणें पहुँच नहीं पाएगी वहाँ पे। फाइटोप्लैंक्टन, जो प्लांट्स ज़्यादा आएंगे तो मछलियों को खाने के भोजन बन जाएंगे। तो इसलिए इस वजह से अभी तक हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो कि उत्तरी अटलांटिक, जैसे नॉर्दर्न अटलांटिक की धाराएं पढ़ ली, अब साउदर्न अटलांटिक की धाराएं देखते हैं। देखिए फिर उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपको जो है सो पीटी एग्जाम में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम, मेरा जो एक स्टाइल है पढ़ाने का वो चीज़ होती है, पहले आप कॉन्सेप्ट को अगर आपने एक बार सही समझ लिया, ज्योग्राफी तो कोई एकदम आसान है भाई, इसमें आपको कुछ ज़्यादा जो है सो रट्टा मारने की आवश्यकता है नहीं। आपने अगर एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर आप क्वेश्चन समझने लगे तो फिर तो आपका खेल, आप कईयों से आगे निकल जाएंगे इन्हीं चीज़ों में। तो चलिए देखिए, अभी तक हमने देखा नॉर्दर्न अटलांटिक, अब साउदर्न अटलांटिक पे आते हैं। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे। देखिए हो क्या रहा है, नॉर्दर्न अटलांटिक तो हमने ख़त्म किया, अब आते हैं साउदर्न। कुछ नहीं है, आपको बस ये समझना है कि धाराएं नाम अलग अलग है, ब्रांचेज अलग अलग है, लेकिन उसकी शाखाएं अलग अलग हैं।
लेकिन धाराएं तो एक ही है। वो कौन से है? वो है इक्वेटोरियल करंट। और वही आगे जाके देखिए, अब देखिए साउथ की तरफ से जो इक्वेटोरियल करंट आई चली, वो ब्राज़ील पे टकराना है। इसकी एक शाखाएँ जाएगी कहाँ पे? एक शाखाएँ, इसको दूसरे कलर से दिखाएं, एक शाखाएँ आपको चली जानी है इस डायरेक्शन में, जो कि और दूसरी आनी है ब्राज़ील की तरफ। तो जो ब्राज़ील की तरफ आ रही है उसी को हमने नाम दे दिया ब्राज़ील की धारा। अगर मान लीजिए इसको ओ नाम दिया, तो ओ हो गया आपका ब्राज़ील की धारा, ब्राज़ील धारा। इसको यहाँ लिखते हैं ब्राज़ील करंट। अब यहाँ से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए 0 से 30 डिग्री था ये, 30 से 60 के बीच में आगे जब जाएगी 60, तो इस 60 के बीच में जैसे कौन से पछुआ चल रहे हैं, तो यहाँ से जब पछुआ चल रही है तो इस धारा के ब्राज़ीलियन करंट को तो इस डायरेक्शन में ही तो धक्का देगी, पुश कर रही है। यहाँ से आ रही है ब्राज़ील की करंट, यहाँ पे क्या है? उत्तर मासा अंतरिक्ष है, इससे टकरानी है, यहाँ पे चलेगी। ये कौन सी धाराएँ होगी? ये होगी आपकी वेनेजुएला, क्योंकि नामीबिया के पास से तो धारा निकली है, यहाँ पे अंगोला के पास से ये इसको नाम दे दिए ओ के बाद पी। पी में कौन सी है? वेनेजुएला की धारा यही। और पी क्यू, इसको नाम क्यू जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट यही है, पछुआ पवन प्रवाह। जहाँ भी स्ट्रीम मिले, स्ट्रीम का मतलब है आपको तेज धाराएं, ड्रिफ्ट में स्लो धाराएं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पछुआ पवन प्रवाह, ये अभी हमने समझा। अब देखिए ये यहाँ जाना है। अब इसको क्या हमने सीखा था? कोरियोलिस नियम के अनुसार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और यह साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये धारा इसमें मूव करेगी, यहाँ भी वही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ बनना है, बन गया। अब आते हैं यहाँ पे, एक धारा है जो कि अंटार्कटिका के तरफ से आ रही है। इस जगह पर ये कौन सी है? फॉकलैंड। यहाँ पे फॉकलैंड की धाराएं हैं। अब फॉकलैंड की धाराएं ब्राज़ील की धाराएं मिली, ये ब्राज़ील हुआ। एक गर्म धारा है, ठंडी धारा। यहाँ पे क्या होगा? मत्स्यन का क्षेत्र होगा। तो हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, अटलांटिक महासागर की धारा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉइंट वी विल डिस्कस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगले इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक बार इन चीज़ों को मैं आपको आसान वे में रिकैप्चुलेट करके दिखाता हूँ। देखिए अभी तक जो चीज़ें अटलांटिक महासागर की धाराएं पढ़ी, उसमें कुछ समझने की कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, आपको बस एक चीज़ें दिमाग में रखनी है। एक पवन, एक धाराएं हैं, उसी की ब्रांचेज बन रही है। अब ब्रांचेज बनी, वो कैसे बनी वो चीज़ें देखिए। ये यहाँ से बननी है, ये धाराएं बनी। हमारा अफ्रीका थोड़ा गलत बन गया यार, बनाओ थोड़ा सही से। हाँ हाँ, चलिए देखिए कैसे क्या अभी तक हमने आपको बताया यहाँ तक। तो जो चीज़ें आपको समझनी है ना, वो बस इतना याद रखना है कि आपको धाराएं के नाम अलग अलग हैं तो सारी एक ही से सारे ब्रांच निकले हैं। इधर से गई, इसको हमने क्या कहा? ये है हमारा ए, कौन? इक्वेटोरियल करंट। अब देखिए इधर से भी गई साउदर्न इक्वेटोरियल, ब्राज़ील पे जमा हुआ, एक वापस चला जाएगा, वापस को काउंटर इक्वेटोरियल बी। अब होटोरसन, ये कौन से? कैरेबियन द्वीप, कैरेबियन द्वीप से टकराई, दो दिशाओं में जाना है। एक हो गया एंटिलीज, ये हो गया केनी। केनी फ्रेंच गुयाना की राजधानी फ्लोरिडा पे मिला। फ्लोरिडा से आगे एक होटोरसन द्वीप, इसके बीच गल्फ स्ट्रीम हुआ। अब इस गल्फ स्ट्रीम को कौन धक्का दे रहा है? पछुआ। यहाँ से जाएगी, पछुआ पवन पे बढ़ा। अब इस ब्रिटेन से टकराई, एक सीधी डायरेक्शन में गई नॉर्वे की तरफ, एक फ्रांस की तरफ, एक इर्मिंगल जो इस तरफ गई। अब ग्रीनलैंड की तरफ से दो धाराएँ आ रही हैं, जो पश्चिमी और पूर्वा। यहाँ से लिब्राडोर की धारा है, यहाँ पे आ रही है लिब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिला, ठंडी धाराएँ। अब ये रेनल की धाराएँ थी फ्रांस में, फ्रांस से नीचे आएगी, कनारी की धाराएँ बनी।
फिर ये किनारे की तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, कोरियोलिस नियम जो क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ अब इसको। तो जब ये क्लॉकवाइज घूमा तो यही तो बीच वाला सारगैसो सी बन गया। अब इसी का उल्टा क्या हो रहा है, जो ब्राज़ील की धाराएं को इधर लाओ, साउथ में ब्राज़ील की धाराएं पछुआ पवन प्रवाह स्थल है नहीं, इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाएगी, उत्तर महासागरीय से टकराना है। फिर एक इधर गई वेनेजुएला की धाराएं, वेनेजुएला की धाराएं को फिर एंटी क्लॉकवाइज में मूव कराओ। तो यही चीज़ें हैं, शाखाएं अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन धाराएं तो एक ही है। तो ये चीज़ें हमने अभी तक सीखा। अब आते हैं इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, निम्नलिखित कारकों पर विचार किए। रोटेशन ऑफ द अर्थ, और उपयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। इन्फ्लुएंस द ओशियन करंट, विच ऑफ द एबव फैक्टर्स। अभी तो हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। एक तो था आपका कोरियोलिस, जो कि कोरियोलिस की बात की थी, टेम्परेचर की बात की तो वायु दाब हवा, तो वायु दाब हवा है, ये सही है हमारा फैक्टर। कलर चेंज करते हैं, देखिए पृथ्वी का घूर्णन, वायु दाब हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। घूर्णन होगा, रोटेशन से भी तो जो है सो हम पृथ्वी का जब घूर्णन, देखिए घूर्णन वाली चीज़ें मैं आपको बताया नहीं था। यहाँ पे देखिए पृथ्वी हमारा जो है सो ये एक्सिस है, इसको घूमना कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट। जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ पृथ्वी मूव कर रही है, पृथ्वी हमारी घूम रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो जो स्थल तो मूव कर रहा है लेकिन जल इसको पीछे छूट जाता है। जल जब पीछे छूट रहा है, देखिए ऐसे करके अगर इसको घुमाना हो हमें इस डायरेक्शन में घूम कर, तो स्थल जो है सो थल का जो भाग है वो तो मूव कर रहा है, जो पानी है वो पीछे छूट जा रहा है। तो पानी क्या करेगा, इसको काउंटर करेगा, तो फिर ये दोबारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा। तो अर्थ घूमती है जो वेस्ट से ईस्ट, और वाटर जो है सो क्या करेगा, ईस्ट से वेस्ट घूमना स्टार्ट कर देगा। तो पृथ्वी के घूर्णन रोटेशन से होता है। फिर देखिए रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है परिक्रमण। ये परिक्रमण क्या कहलाता है, परिक्रमण ये हुआ कि सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी रोटेट करती है, इसको बोलते हैं। तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, इससे जो है सो महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर। तो तीन चीज़ें, तो हमारा कौन सा आंसर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सेकंड इज राइट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड। अभी हमने देखा कि जब ठंडी और गर्म धाराएं मिलती है तो फिशिंग वहाँ पे होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे फॉग बनते हैं। फॉग बनने के कारण जो सन की किरणें उन चीज़ों को भेद नहीं पाती है। वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन दिखते हैं जो कि जन्म लेते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन जब बने तो वो क्या है, मछलियों के भोजन है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन रीजन्स। कौन से रीजन में होते हैं, जो सबसे ज़्यादा फिशिंग कौन से रीजन्स में होते हैं। वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट मीट्स, उष्ण और शीत, तो पहला ही सही है। तो इसके देखिए यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक करंट मीट। एटमॉस्फेरिक करंट तो होती नहीं है हमारी, कौन से, ओशियानिक करंट। हमने क्या कहा था, जो तो पहला हमारा गलत है। दूसरा क्या है, रिवर ड्रेन आउट रेज माउंटेन्स, नदियाँ सागरों में जब प्रचुर मात्रा में ताजा जल, ये भी नहीं है। महाद्वीप शेल्फ, तो हमारा सही आंसर है सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए पहले हमने, यही होता है कॉन्सेप्ट पढ़ने का, जब आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो उसके पास तो आपको याद करने वाली कोई चीज़ होती ही नहीं है। कॉन्सेप्ट बस आपको याद होनी चाहिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्सेप्ट के आधार पे क्वेश्चंस बनते हैं पीसीएस लेवल के और यूपीएससी के। अगर आपने ये सोचा कि रट्टा मार के पास कर जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान कीजिए। देखिए फेरेल्स लॉ, हमने अभी फेरेल का नियम बताया, किसके विक्षेप से विक्षेप रिलेटेड डिफ्लेक्शन ऑफ, किससे, शीत वायु रहित, उष्ण वायु रहित, मानसून वायु रहित, व्यापारिक पवनें और महासागरीय धाराएं। तो अभी हमने देखा कि कौन सी है, कोल्ड एयर मास बिल्कुल नहीं, हॉट एयर मास बिल्कुल नहीं, मानसून एयर मास बिल्कुल नहीं, ट्रेड विंड एंड ओशियन करंट। तो इसका सही आंसर है डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ ओशियन करंट। निम्नलिखित में कौन सा एक महासागरीय धाराओं के जनन का कारण नहीं है। तो अभी हमने सीखा महासागरीय धारा के जनन, जो कि जनरेशन वाले ओरिजिन किस तरीके से उत्पत्ति,
जनरेशन, ओशियनिक करंट महासागरीय धाराओं के जनन का कारण नहीं है। भूमंडलीय पवन, महासागरीय जल के तापमान में विचरण, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, तो हमने ये देखा कि नहीं है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, तो सही है इसका आंसर, राइट आंसर सी। तटरेखाओं की आकृति भी होती है, भूमंडलीय पवन भी होते हैं, महासागरीय जल, तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर जो है सो इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, नहीं रिवॉल्यूशन अभी हमने पढ़ा, तो इसका सही आंसर है सी। अब आते हैं अगले क्रम में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, महासागरीय धाराएं, महासागर में जल का मंद पृष्ठ भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागरीय धाराएं मंद भूपृष्ठ संचलन होती है। अभी इसको रहने देते हैं। देखिए, महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा, सनातन पवनें क्या होती है, जो पवनें नियत प्रत्येक साल एक ही डायरेक्शन में एक ही तरीके से चले, उसको सनातन पवनें, तो महासागरीय धाराएं समरूपण द्वारा प्रभावित होती है। तो महासागरीय धाराएं, महासागर में मंद पृष्ठ भू संचलन बिल्कुल सही है। महासागरीय धाराएं तापमान का संतुलन बनाए रखते, सही है। सनातन पवनों द्वारा चलायमान होते, सही। महासागरीय समरूपण, इसका लिए सही आंसर डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, सारे क्वेश्चन अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही है सारे क्वेश्चन, तो आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान होने चाहिए। विषुवतीय प्रतिधाराएं, अब देखिए विषुवतीय प्रतिधाराएं, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, हमने अभी देखा काउंटर इक्वेटोरियल करंट कौन सी थी, जो ब्राज़ील के तट पे जब इक्वेटोरियल करंट, नॉर्दर्न इक्वेटोरियल और साउदर्न इक्वेटोरियल, नॉर्दर्न इक्वेटोरियल और साउदर्न इक्वेटोरियल, ठीक है, जब यहाँ पे जमा हुआ तो एक वापस की तरफ धारा आई गई, यही तो थी काउंटर इक्वेटोरियल करंट। कह रहा है कि पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन, इसको अभी हम रहने दें। दो विषुवतीय धाराओं का कंजर्वेंस, देखिए अभिसरण जिसको बोलते हैं, तो ये हमारा सही आंसर है बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सारे आपको कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाइए। अगर आपने कॉन्सेप्ट को सही कर लिया, नो वन विल एवर नियर यू, कभी भी आपसे जो है सो कोई टकरा नहीं पाएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो। अब आते हैं अगला, सारगासो सी। हमने देखा अभी सारगासो सी इतने अच्छे से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सारगासो सी बनता है। जब कनारी की धाराएं को जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, तो इसके बीच का सारगासो सी ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट में क्या था कनारी या रेनल, इसी, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ अब देखिए ईस्ट वेस्ट साउथ, साउथ में कैसा था इक्वेटोरियल करंट था, वेस्ट में कौन सा था गल्फ स्ट्रीम, इसकी सीमाएं हैं, और ये था पछुआ पवन प्रवाह अटलांटिक प्रवाह। तो कह रहा है कि द सारगासो सी इज ए वास्ट पैच ऑफ अटलांटिक ओशियन characterized by an abundance of floating blown seaweed called sargassum. This is form, यह जो है सो कि कैसे फॉर्म होता है, बनता है ड्यू टू द डिपोजिट ऑफ मैरिन प्लांट्स एंड डिपोजिट कैटेड बाय द सारगासो समुद्र, अटलांटिक महासागर का विशाल खंड है, सारगासम कहते हैं। यह किसके द्वारा वहन किए जाने समुद्री पादप कचरे के निक्षेपण से बनता है, उत्तरी अटलांटिक धारा, कैनेडी की धारा, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा है। तो इसमें से कौन सा सही है, उत्तरी अटलांटिक की धारा है, नॉर्थ में बना, कैनेडी की धारा है, बिल्कुल सही है, विषुवतीय धारा है, तो इस तीनों के बीच में राइट आंसर इज 1 2 3। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है विच वन एमोंग द फॉलोइंग ओशियन करंट, जो दिए गए ओशियनिक करंट में मिक्स द लेब्राडोर करंट, मिक्सेस विद लेब्राडोर करंट, जो लेब्राडोर की करंट से कौन सी धाराएं मिलती है, वो तो हमने देखा था कि ये हमारा रहा, यही तो था लेब्राडोर की, इससे ये हमारा फ्लोरिडा की करंट जब यहाँ से आगे बढ़े तो ये लेब्राडोर की धाराएं थी, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम था, होटरोस अंतरिप यहाँ से मिला तो ये गल्फ स्ट्रीम की धाराएं मिली, और ये लेब्राडोर की धाराएं थी, तो गल्फ स्ट्रीम की धाराएं कहाँ
तो इसमें गल्फ स्ट्रीम का ऑप्शन है नहीं, तो ये फ्लोरिडा की धाराएं आगे जा रही है, तो फ्लोरिडा करंट बढ़ रही है, तो इसका सही आंसर है सी। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कोल्ड ओशियन करंट, जो ठंडी धाराएं कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी धाराएं है इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगी वो धाराएं कौन सी कहलाएगी, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है वो सारी धाराएं होगी आपको वार्म करंट। अब पोल से जब इक्वेटर की तरफ आ रही है वो धाराएं कौन सी, सॉरी जो इक्वेटर से पोल की तरफ गई वो धाराएं हुई वार्म। अब पोल से जब इक्वेटर की तरफ आ रही है वो कोल्ड करंट। तो कौन सी एक शीतल महासागरीय धाराएं हैं, कैनेरी। कैनेरी हमने देखा था यहाँ इस तरफ इस डायरेक्शन में आ रही थी फ्रांस के तट पे, जो फ्रांस का तट ऐसे ही तो है, यही ये इस डायरेक्शन में आ रही थी कैनेरी, और यहाँ अफ्रीका, फिर यहाँ पे कनारी की धारा यहाँ आई थी रेनल की धाराएं, और ये कनारी होगी। तो विश्वत की तरफ से आ रही है तो ये हमारी कौन सी होगी, गर्म धाराएं होगी, ये वार्म है। ब्राज़ील की धाराएं क्या थी, ब्राज़ील की धाराएं अगर आप देखेंगे तो इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ब्राज़ील की धाराएं कहाँ से आ रही है, विश्वत की तरफ से इस तरफ, तो ये सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द एब्सेंस ऑफ कोल्ड लेब्राडोर करंट, जो शीत लेब्राडोर की जो अनुपस्थिति, कोल्ड लेब्राडोर, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग वुड हैपन, जब लेब्राडोर की धाराएं नहीं रहेगी तो क्या घटनाएं होंगी। कोई उत्तर पूर्व अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र नहीं होंगे, उत्तर पूर्व, ये ध्यान रखना चाहिए, मत्स्य क्षेत्र तो नहीं होंगे, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि लेब्राडोर की ठंडी धाराएं गर्म धाराएं से मिलेंगी नहीं, लेकिन यहाँ पे उत्तर पूर्व। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उत्तर पश्चिम। तो हमने देखा था उत्तर पश्चिम ही ये तो था, लेब्राडोर की धाराएं इस डायरेक्शन में ही, तो यहाँ पे तो ये तो मिल रही थी, तो ये उत्तर पश्चिम का ही क्षेत्र था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है द गल्फ स्ट्रीम इज ए पोलवार्ड फ्लोइंग करंट इन अटलांटिक ओशन, इन द अटलांटिक ओशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रिगार्ड टू दिस इज नॉट करेक्ट। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सो इसके संबंध में सही नहीं है। गल्फ स्ट्रीम की धाराएं अटलांटिक महासागर में एक ध्रुवाभिमुख प्रभावित, ध्रुवा पोलवार्ड, गल्फ स्ट्रीम की अटलांटिक महासागर में एक ध्रुव की थी, गल्फ स्ट्रीम ध्रुव की तरह, यह उत्तरी प्रशांत महासागर की क्रोएशिया धारा के समान है। जब देखिए क्रोएशिया धाराएं, प्रशांत महासागर की धाराएं अभी तक हमने नहीं पढ़ी, तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूं कि क्रोएशिया की धाराएं जाती है, जब हम प्रशांत महासागर की धाराएं देखें तो जापान की तरफ इधर, तो जब विश्वत से पोल की तरफ जा रही है तो ये गर्म धाराएं हैं। करे गल्फ स्ट्रीम की धाराएं अटलांटिक महासागर में एक ध्रुवाभिमुख प्रभावित धाराएं हैं। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह उत्तरी प्रशांत महासागर की क्रोएशिया धाराएं के समान है, तो गल्फ स्ट्रीम की धाराएं क्रोएशिया धारा के समान है। यह गर्म उष्णकटिबंधीय जल को ध्रुवीय क्षेत्र की ओर ले जाते हैं, ये गर्म उष्णकटिबंधीय जल को ध्रुवीय क्षेत्र की ओर ले जाते हैं, ये सही है। यूएसए के पूर्वी तट के पास मौसम के लिए यह धारा मुख्य कारक है। अब आते हैं इसका ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन हमारा इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, हमारा आंसर कौन सा नहीं है, यही ऑप्शन आपको ये चेक करना है। देखिए गल्फ स्ट्रीम का उष्ण जल, द वार्म वाटर ऑफ गल्फ स्ट्रीम सस्टेन द कोरल, जो उष्ण जल है पश्चिमी प्रशांत महासागर तट की प्रवाल भित्तियों को बनाए रखता है। तो आपका जो है सही आंसर क्या होगा, सही आंसर जो होगा वो है गल्फ स्ट्रीम का उष्ण जल पश्चिमी प्रशांत महासागर की प्रवाल भित्तियों, वार्म वाटर ऑफ गल्फ स्ट्रीम सस्टेन पे ध्यान दीजिए, द कोरल रीफ ऑफ वेस्ट। तो जब ये गर्म धाराएं है वो कोरल रीफ को कैसे सस्टेन करेगी। कोरल रीफ जब हम पढ़ेंगे प्रवाल भित्ति, तो प्रवाल भित्ति तो जब पानी का टेम्परेचर अगर गर्म होगा तो प्रवाल भित्ति मर जाएगी, 21 से 25 डिग्री के बीच ही होती है। इसके लिए जो है सो प्रवाल भित्ति को जीवित रहने के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच टेम्परेचर होना चाहिए जब हम कोरल रीफ पढ़ेंगे तो। लेकिन अगर ये गर्म धाराएं आके मिलेगी तो कहाँ से होगा, इसका सही आंसर है यही। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कौन सी उष्ण समुद्रीय धाराएं हैं। उष्ण समुद्रीय धाराएं वार्म ओशियन करंट, क्रोएशिया और कैलिफोर्निया की धाराएं, इसको अभी हम रहने देते हैं इस सवाल को।
क्रोएशिया और कैलिफोर्निया की धाराएं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ब्राज़ील की धारा, ये दोनों ही सही है। क्योंकि मैंने अभी आपको इसलिए कहा रहने देते हैं क्योंकि क्रोएशिया की धारा है जो कि प्रशांत महासागर की धारा है, ये तो हमने देखा ही नहीं है अभी तक। तो हालांकि मैं आपको बता दूं क्रोएशिया की धारा है, ये ठंडी धाराएं हैं। अब आते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज नॉट ए वार्म करंट, जो दिए गए में से कौन सा जो है सो वार्म करंट नहीं है। उत्तर पैसिफिक, फॉकलैंड की धाराएं के बारे में मैंने आपको कहा था कि जब इस तट पे ब्राज़ील का तट ये है तो यहीं से तो आ रही थी फॉकलैंड की करंट, इस डायरेक्शन में फॉकलैंड की करंट आ रही थी। तो जब यहाँ से पोल की तरफ से आएगी, पोल की तरफ से, तो वो क्या होगी, ठंडी धाराएं, तो फॉकलैंड की करंट हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, कंट्री बेनिफिटिंग द मोस्ट आउट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है। पोलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, नाइजीरिया। मैंने कहा नॉर्वे की धारा, तो नॉर्वे। ये तो हमने देखा था ना कि ब्रिटेन से टकरा के 3 भागों में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यही थे, जो कि है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ब्रिटेन से टकराया एक नॉर्वे की तरफ, एक इर्मिंगल की तरफ, ये फ्रांस रेनेल की तरफ, तो नॉर्वे की धारा है, तो नॉर्वे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये हमने देखा अब ये अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हैं। अभी आप क्वेश्चन कितना आसान लगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर सही से समझा होगा तो फिर आपको देखिए कितना ईजी लगेगा। ये हमने पढ़ा था वेनेजुएला की धारा, ये गिनी की धारा है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। वेनेजुएला गिनी, यही IAS का क्वेश्चन आया था, शायद 1992 का क्वेश्चन था। अब आते हैं अगले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज कोल्ड करंट, इनमें से कौन सी कोल्ड धाराएं हैं। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, मोजाम्बिक धारा, पूर्व ऑस्ट्रेलियन धारा, कैरेबियन धाराएं। कौन सी शीत धाराएं हैं। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वेनेजुएला करंट फॉलो, वेनेजुएला करंट हमने देखा था ब्राज़ील के तट के साथ बहती है, बिल्कुल गलत। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका तट के साथ, यही तो हमने पढ़ा था कि वेनेजुएला की करंट ऐसे ही तो चलती थी, तो यही तो था वेनेजुएला। और फिर यहाँ से गिनी की धारा है, तो ये वेनेजुएला की करंट दक्षिण पश्चिमी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेनेजुएला करंट, यही सेमी क्वेश्चन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग करंट डज नॉट कंट्रीब्यूट द फॉर्मिंग अ कंप्लीट सर्कल ऑफ करंट इन द साउथ अटलांटिक ओशियन, जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पूर्ण वृत्त का निर्माण नहीं करती। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में वेनेजुएला की धारा, ब्राज़ील की धारा, कनारी की धारा, पश्चिमी प्रवाह योगदान नहीं देती है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात हो रही है, साउथ में अब हम आएंगे इस वाले की तरफ, यहाँ इसकी बात हो रही है। अब आते हैं, देखिए महासागर में एक पूर्ण वृत्त का निर्माण में योगदान नहीं देते। पूर्ण वृत्त बनना वेनेजुएला की धाराएं देती है, ब्राज़ील की धाराएं देती है, कनारी की धाराएं, ये भी इधर से पश्चिमी पवन प्रवाह, तो कनारी की धाराएं नहीं देती है, ये इसका सही आंसर है। अब आते हैं अगला, कौन सी गर्म धाराएं हैं। फॉकलैंड की धाराएं ठंडी धाराएं हैं, ब्राज़ील की धाराएं गर्म धाराएं हैं, सही आंसर। अब लेब्राडोर की धाराएं क्या है, ठंडी धाराएं हैं, कोल्ड। कनारी की धाराएं कोल्ड धाराएं। जो भी धाराएं विषुवत से ध्रुव की तरफ जा रही है वो होगी वार्म, ध्रुव से विषुवत की तरफ वो होगी कोल्ड। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का हमारा यही रहा क्वेश्चन, इतना ही था आज के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।